Today, let's start the fundamental theorem of calculus. Right? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में ये फॉलोइंग पोर्शंस हम लोग को पढ़ना है. राइट? तो फर्स्ट वन यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन. तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग को टू पार्ट्स पढ़ना है, डेफिनिट इंटीग्रल टू सीरीज. तो डेफिनिट इंटीग्रल टू सीरीज, डेफिनिट इंटीग्रल्स को इन्फिनाइट सीरीज में कन्वर्ट करना है एंड देन इवेल्युएट करना है. सेकेंड वन दिया हुआ है इन्फिनाइट सीरीज टू डेफिनिट इंटीग्रल. मतलब इन्फिनाइट सीरीज के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए फर्स्टली इन्फिनाइट सीरीज को डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इवेल्युएट करेंगे. राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल को टू पार्ट्स में ब्रेक किए हैं, वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे. राइट ना? तो ये बेसिकली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और ये आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से है ना. ये आपको आईआईटी सेकेंड पोर्शन बोर्ड में नहीं पूछेगा और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो ध्यान दीजिएगा. इसके बाद दिया हुआ एरिया फंक्शन. राइट? एरिया फंक्शन, एरिया बिटवीन द कर्व्स या एरिया बाउंडेड बाय रीजन्स. इसके बाद फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बेसिकली ये लेबनिज रूल है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबनिज रूल ऑफ इंटीग्रेशन. इसके बाद हम लोग को देखना है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. राइट? फिर हम लोग देख रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी देखे थे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इवैल्यूएट करना है ये सब हमें सीखना है. एंड लास्ट वन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल. राइट? तो ये सब हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का पोर्शन है. बेसिकली एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बुक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एरिया फंक्शन हम लोग को पढ़ना है और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस दैट इज लेबनिज रूल, यहाँ पे मैं टिक आउट कर रहा हूँ. राइट? इसके बाद सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसको है मैं टिक आउट कर रहा हूँ. तो ये जो दिख रहा है आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसमें केवल थ्री पोर्शंस है, एरिया फंक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम एंड सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम. तो एनसीईआरटी बुक्स में इसको अगर देखें तो केवल तीन ही चीजें दिया हुआ है, लेकिन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को मैंने इंक्लूड किया है. राइट? क्लियर है? एनसीईआरटी बुक से अगर देखें तो ये तीन चीज को ही, एरिया फंक्शन, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम एंड सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में इंक्लूड किया है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इस होल को मैंने कंसिडर किया है. ठीक है? तो वन बाय वन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे. फर्स्टली फर्स्ट प्रिंसिपल को पढ़ते हैं. राइट? देखिए फर्स्ट पार्ट है हम लोग का, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन. राइट ना? इसमें टू पोर्शन है, डेफिनिट इंटीग्रल्स टू सीरीज. इट मीन्स डेफिनिट इंटीग्रल्स को फर्स्टली सीरीज में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इवेल्युएट करेंगे. राइट? सेकेंड पोर्शन क्या है, सीरीज टू डेफिनिट इंटीग्रेशन. सीरीज बोले तो इन्फिनाइट सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनाइट होगा, दैट इज इन्फिनाइट सीरीज को फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इन्फिनाइट सीरीज को इवेल्युएट करना है. राइट? तो ये जो पोर्शन है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. दोनों पोर्शन में, जेई का जो है मेन और एडवांस, दोनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. और ये फर्स्ट वाला जो सिंपल चीज है, लेकिन ट्वेल्थ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. डेफिनिट इंटीग्रेशन को सीरीज के हेल्प से लिमिट ऑफ ए सम
कैसे इवेल्युएट करते हैं ये चीज़ें, तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं वन बाय वन। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम पढ़ते हैं। राइट, तो आप यहाँ देख रहे हैं द डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। बेसिकली ये डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी एंड एक्स एक्सिस, है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया बिटवीन द कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इंटीग्रेशन की बात करें तो जो इंटीग्रैंड यहाँ पे है y इक्वल्स टू एफ एक्स है, लिमिट x इक्वल्स टू ए एंड अपर लिमिट x इक्वल्स टू बी, और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो x एक्सिस लेना होगा। राइट, सो डेफिनिट इंटीग्रेशन इज द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी एंड एक्स एक्सिस है। राइट, तो इस डेफिनिट मतलब ये कहें कि डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया बिटवीन द कर्व्स है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स है। राइट, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए एक रीजन्स हम लोग कंसीडर करते हैं। राइट, टू इवैल्यूएट दिस एरिया, टू इवैल्यूएट दिस डेफिनिट इंटीग्रल, या फिर ये कहें टू इवैल्यूएट दिस एरिया, टू इवैल्यूएट दिस एरिया कंसीडर द रीजन। राइट, इस एरिया को निकालने के लिए एक रीजन कंसीडर करते हैं, दैट इज पी क्यू आर एस पी। राइट, ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पी क्यू आर एस पी, ये रीजन हम लोग को बाउंड हो रहा है। ये जो कर्व दिख रहा है ना, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है, और ये x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू b पैरेलल टू y एक्सिस। बेसिकली ये हम लोग का ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ये x इक्वल्स टू b है। राइट, तो इस एरिया को निकालने के लिए एक रीजन कंसीडर करते हैं हम लोग पी क्यू आर एस पी। अब इस होल रीजन को n सब रीजन्स में डिवाइड करते हैं, प्रत्येक का विड्थ इक्वल लेते हैं हम लोग। राइट, फर्स्ट सब रीजन, सेकेंड सब रीजन, या फिर यू कहें फर्स्ट सब इंटरवल, सेकेंड सब इंटरवल एंड सो ऑन nth सब इंटरवल। प्रत्येक का विड्थ h, जो h यहां दिखाई दे रहा है फर्स्ट का विड्थ है, सेकेंड का विड्थ भी h होगा, इस स्ट्रिप का विड्थ भी h है, और इस स्ट्रिप का विड्थ भी h है। तो इस होल रीजन को n सब रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसका विड्थ h लेना होता है, सेम लेना होता है। राइट, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, टू इवैल्यूएट दिस एरिया कंसीडर द रीजन P Q R S P between the curves y equals to fx, x equals to a, x equals to b and x axis। राइट, अब इस होल इंटरवल को, होल इंटरवल मीन्स x equals to a to x equals to b, that is closed interval from a to b। राइट, इस होल इंटरवल को n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं, जिसमें प्रत्येक का विड्थ स्मॉल h होगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक का विड्थ h होगा, सच दैट nh इक्वल्स टू b। इसका क्या मतलब है, इसका विड्थ h है, इसका विड्थ h है, इसका विड्थ h है। इस तरीके से अगर इन दोनों को अगर देखेंगे h प्लस h 2h, तो h और इसका h इन दोनों को ऐड करेंगे तो विड्थ कितना हो जाएगा 2h ना। तो यहाँ पे 2 तक लिए तो 2h आ गया। अगर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस होल का अगर हम लोग देखें विड्थ दिस टू दिस की बात करें तो RH, दिस टू दिस अगर लें यहां से यहां तक अगर लें तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा NH ना। मतलब n सब इंटरवल का टोटल विड्थ
NH हो जाएगा, राइट। ये होल कितना हो गया, NH। और वैसे अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पॉइंट का y एक्स, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट b यहाँ पे लिए, xn बेसिकली b है, x इक्वल्स टू b है, तो ये b हो गया। और ये x इक्वल्स टू a का ग्राफ है, तो ये x नोट को a, तो ये हम लोग का b होगा और ये a होगा। तो दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस, इट मीन्स b माइनस a ना, b माइनस a इक्वल्स टू pq। तो इधर से हम लोग को b माइनस a आ गया, और सम ऑफ विथ ऑफ इच इंटरवल तो b NH, इट मीन्स NH इक्वल्स टू b माइनस a। क्लियर हो गया हो ना, NH इक्वल्स टू b माइनस a, इसी चीज को मैंने आंसर लिखा है। तो अब ये क्या है कि अब होल रीजन का एरिया की बात करें तो प्रत्येक रीजन्स के एरिया को ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा हम लोग को, एरिया ऑफ रीजन्स PQRSP इक्वल्स टू सम ऑफ एरिया ऑफ n सब रीजन्स, राइट ना। एरिया ऑफ रीजन PQRSP is the sum of area of n sub regions। तो अब इसमें मैंने क्या किया है, इस रीजन्स की बात करें A, B, C और D, ये C है और ये D है। ये जो शेप दिखाई दे रहा है ट्रेपीजियम के जैसा कुछ है, लेकिन ये कर्व पोर्शन है, इसीलिए इसको बोलेंगे कर्विलिनियर ट्रेपीजियम। तो इस रीजन को इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पे इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है और इसको भी एक्सटेंड किया है, ऐसे परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर दे दिए, राइट। तो ऐसे करने से क्या बन गया, हम लोग को 3 पोर्शंस दिखाई दे रहा है, एक A, B, C, M, राइट। ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका एरिया A, B, C, M का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल है। वैसे ही A, B, L, D का भी एरिया निकाल सकते हैं, ये भी रेक्टेंगल है, राइट ना। यदि A, B, L, D की बात करेंगे तो देखिए ये विड्थ है और ये लेंथ है, तो इसका लेंथ अगर निकालेंगे हम तो देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे अगर XR लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, FXR। तो ये पोर्शन FXR हो जाएगा और ये H, तो H इंटू FXR इस पोर्शन का एरिया, राइट। तो उसी तरीके से ये जो बीच वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ट्रेपीजियम वाला, इसका एरिया अपर पार्ट से कम होगा और ये लोअर पार्ट से, लोअर रीजन से ज्यादा होगा, राइट ना। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एरिया ऑफ रीजन ABCD इज लेस देन एरिया ऑफ रीजन ABCM बट ग्रेटर देन एरिया ऑफ रीजन ABLDA, राइट। इस चीज को फर्दर हम लोग देखते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख रहे थे कि ट्रेपीजियम रीजन का एरिया अपर रीजन से कम होगा और ये लोअर रेक्टेंगुलर रीजन से ज़्यादा होगा, है ना। ट्रेपीजियम रीजन, राइट, ABCDA, दिस इज ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम रीजन का एरिया अपर रेक्टेंगुलर रीजन ABCMA इससे कम होगा एंड लोअर रेक्टेंगुलर रीजन ABLDA से ज़्यादा होगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल क्लियर है। ये पोर्शन ज़्यादा होगा, उससे कम ये पोर्शन होगा, सबसे कम पोर्शन का एरिया इस रीजन का होगा, राइट ना। इसी चीज़ को मैंने ये लिखा है क्या कि जब ये गैप, जब ये विड्थ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ये विड्थ की बात करें तो दिस माइनस दिस, है ना, ये XR और माइनस XR माइनस 1 लेंगे तो ये भी मिल जाएगा। तो XR माइनस 1 टेंड्स टू जीरो, दैट इज विथ XR माइनस 1, ये H हो गया ना। व्हेन H टेंड्स टू जीरो, जब विथ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तो रेक्टेंगुलर का एरिया, इस तीनों रीजन्स का एरिया ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा ना। जब ये जीरो हो जाएगा तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रिप, ये स्ट्रिप ऑलमोस्ट ये सिंगल लाइन दिखेगा, राइट, सिंगल लाइंस। तो सिंगल लाइंस की बात करें, ऐसे देखिए यहाँ पे ये भी सिंगल लाइन है, राइट। तो सिंगल लाइंस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
तो ये विथ होगा और ये लेंथ, तो लेंथ इंटू विथ रिक्वायर्ड एरिया। तो ये तीनों रीजन्स ऑलमोस्ट एक लाइन बन जाएगा, राइट ना, जिसके वजह से तीनों रीजन्स का एरिया ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। तो व्हेन h टेंड्स टू 0 देन ऑल द थ्री एरियाज बिकम्स नियरली इक्वल टू ईच अदर, राइट। तो अब हम लोग बात करें, प्रत्येक का विथ h है, यदि वन रीजन का एरिया लेंगे जैसे h इंटू एफ एक्स नोट, राइट। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x नोट है, तो y कोऑर्डिनेट दैट इज इसका वैल्यू एफ एक्स नोट हो जाएगा। तो दिस इंटू दिस x लेंथ इंटू विथ एरिया मिल जाएगा ना, h इंटू एफ एक्स नोट, फर्स्ट सब रीजन्स का एरिया। सेकेंड सब रीजन्स का, दूसरी बात है इसको आप बोल सकते हैं h इंटू एफ एक्स नोट, या फिर इधर से लेंगे तो h इंटू एफ एक्स वन, है ना। फर्स्ट सब रीजन का एरिया एच एफ एक्स नोट या फिर एच एफ एक्स वन, दोनों सेम ही होगा क्योंकि दोनों का विथ ऑलमोस्ट सेम आ गया है, राइट ना। एक्स वन माइनस एक्स नोट दैट इज एच ऑलमोस्ट जीरो है। तो फर्स्ट रीजन का एरिया एच इंटू एफ एक्स नोट, सेकेंड सब रीजन का एरिया एच इंटू एफ एक्स वन, ये वाई हो जाएगा और ये एक्स कोऑर्डिनेट। थर्ड सब रीजन की बात करेंगे तो एच इंटू एफ एक्स टू, राइट। वैसे ही nth रीजन का एरिया की बात करेंगे तो h इंटू एच टाइम्स एफ एक्स एन माइनस वन, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू एफ एक्स एन माइनस वन हो जाएगा ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट जब आप इसमें पुट करेंगे तो y वैल्यू मिलेगा एफ एक्स एन माइनस वन, राइट। तो h इंटू एफ एक्स एन माइनस वन इसका एरिया, ये लेंथ और ये विड्थ। तो प्रत्येक सब रीजन्स के एरिया को ऐड करेंगे तो हमें इस पूरे रीजन्स का एरिया मिल जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ n सब रीजन्स, सम ऑफ एरियाज ऑफ n सब रीजन्स दैट इज Sn इक्वल्स टू h इंटू एफ एक्स नोट, h इंटू एफ एक्स नोट फर्स्ट सब रीजन, h इंटू एफ एक्स वन सेकेंड सब रीजन, सेकेंड है तो यहाँ पे x1, थर्ड होता तो h इंटू एफ एक्स टू, nth रीजन्स का एरिया h इंटू एफ एक्स एन माइनस वन। तो h प्रत्येक में कॉमन है इसीलिए मैंने h को बाहर कर लिया, राइट। सेम चीज को मैंने यहां लिखा है व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, बिकॉज n इक्वल्स टू b माइनस a बाई h लिखते हैं, और h टेंड्स टू जीरो, जब h जीरो होगा तो नॉन जीरो बाय जीरो इंफिनिटी ना, जब h जीरो होगा तो n क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी देन स्ट्रिप्स बिकम्स नैरोअर। तो ये जो स्ट्रिप दिखाई दे रहा है वो एकदम नैरो हो जाएगा, ऐसा कुछ जो जब नैरो बन जाएगा तो रेक्टेंगुलर शेप को लेगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा स्ट्रिप बिकम्स नैरो, सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ Sn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब भी ये सब सिचुएशन आए तो समझिए कि लिमिटिंग वैल्यू हम लोगों को लेना होता है। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ Sn, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ Sn as n tends to infinity is the required area under the curve, right now. So area of region PQRSP, area of whole region PQRSP equals to limiting value of Sn as n tends to infinity, Sn लिखा होगा, right, limiting value of Sn as n tends to infinity। अब देखिए ये area of PQRSP, जब हम लोग ये स्टार्ट किए थे डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ ए सम, तो ये बेसिकली हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रल था। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पी डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, दिस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एस एन ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं ना, ऐसा कुछ। अब इसमें क्या है एक्स नोट को आप ए लिखेंगे और एक्स n को b लिखेंगे, राइट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करें a के टर्म्स में, यदि ये a है तो x1 को क्या लिखेंगे a प्लस h, x2 को क्या लिखेंगे a दिस प्लस दिस, ये 2h हो जाएगा ना। सो x2 इक्वल्स टू a प्लस 2h। सिमिलरली यहाँ पे x2 2 है तो 2h, n माइनस वन जब होगा तो
a प्लस n माइनस वन इंटू एच, राइट ना। तो यहाँ पे x नोट के जगह पे मैंने a कर लिया है, एफ एक्स वन इक्वल्स टू a प्लस एच, सो एफ एक्स वन की जगह एफ ए प्लस एच। सिमिलरली एफ एक्स टू को यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, और एफ एक्स एन माइनस वन को इसके जगह आप लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। इसको मैं ऐसे करता हूं, राइट। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रिमेम्बर करने की जरूरत है। डेफिनिट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए इसे लिमिट ऑफ ये सम ऑफ सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को, डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को लिमिट के हेल्प से हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। यही हम लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल है, राइट। इस चीज को आप रिमेम्बर करेंगे, राइट। REM, रिमेम्बर। ये फॉर्मूला बन गया हम लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का, राइट ना, वेयर h इक्वल्स टू b माइनस a, जो कि पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन फ्रॉम 0 से 2 एज द लिमिट ऑफ ए सम, राइट ना। तो एज द लिमिट ऑफ ए सम, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन यहाँ पे है। तो लिमिट ऑफ ए सम जब भी हो तो फर्स्टली हम लोग को फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। तो बाय डेफिनेशन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम a to b इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टाइम्स एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच एंड सो ऑन एफ ए प्लस n माइनस वन इंटू एच, वेयर h इक्वल्स टू b माइनस a बाई n, राइट ना। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है, राइट। अब इसको इस क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। दैट्स वाई हियर इन दिस क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, लोअर लिमिट a है और यहाँ जीरो, सो a इक्वल्स टू जीरो एंड अपर लिमिट b इक्वल्स टू टू हो जाएगा, राइट ना। एंड h इक्वल्स टू b माइनस a बाई n, इट मीन्स टू माइनस जीरो बाई n, दैट इज टू बाई n, h इक्वल्स टू टू बाई n एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्वेश्चंस को इस डिफिनीशन से, इस फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं। एफ एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड एच इक्वल्स टू लिखेंगे, राइट। अब हम लोग फर्दर इवैल्यूएट करते हैं। देखिए इसके पहले फॉर्मूला से क्वेश्चंस को कंपेयर किए थे। वहाँ से एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल्स टू टू, एन इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई एच, दैट इज टू बाई एच इक्वल्स टू टू बाई एन आ गया था एंड एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। फार्मूला में जब हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ से ऐसा बनेगा h इंटू एफ जीरो, ए इक्वल्स टू जीरो है, एफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो प्लस टू एच, एफ जीरो प्लस थ्री एच एंड सो ऑन एफ जीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच हो जाएगा, राइट ना। अब हम लोग इवेल्युएट करते हैं एफ जीरो, ये हमारा एफ एक्स बेसिकली था। तो इसमें एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन, वन, जीरो प्लस वन वन, एफ जीरो का वैल्यू वन, एफ जीरो प्लस एच मीन्स एफ एच का वैल्यू एच स्क्वायर प्लस वन, एफ टू एच का वैल्यू, तो टू एच यहाँ रखेंगे तो टू एच का होल स्क्वायर प्लस वन, राइट। सिमिलरली ये निकालेंगे तो एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस वन का होल अंडर ब्रैकेट, राइट। अब होल को अगर देखें, देखिए वन एच
2h n माइनस वन इंटू एच। मीन्स यदि यहां से आप लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन, यदि इसको इंक्लूड करेंगे दिस टू दिस तो नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाएगा, राइट। तो प्रत्येक टर्म्स में वन आपको दिखाई दे रहा है अलग से, तो इस वन को मैंने अलग कर दिया, वन प्लस वन ऐसा कुछ। तो इस तरीके से टोटल n टर्म्स होगा। नंबर ऑफ टर्म्स पे फोकस करना है, कितना टर्म्स आ रहा है ना। यदि कैलकुलेशन में थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो सब कहानी खत्म हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो वन प्लस वन एंड सो ऑन वन, दिस इज n टर्म्स। अब यहाँ से एच स्क्वायर, 2h का होल स्क्वायर, दिस का होल स्क्वायर, तो प्रत्येक में एच स्क्वायर कॉमन आएगा। इस कैलकुलेशन को लर्न करना है आपको। एच स्क्वायर मैंने बाहर लिया, यहाँ से वन स्क्वायर बचेगा, इसमें टू स्क्वायर बचेगा, नेक्स्ट टर्म में थ्री स्क्वायर बचेगा, लास्ट टर्म में n माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा, राइट। तो देखिए ये n लिख लिया आप, वन प्लस वन एंड सो वन वन, दिस इज n ना। वन को थ्री टाइम्स लिख दो थ्री, वन को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n। अब ये फॉर्मूला है इसका, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, सिक्वेंशियल सीरीज में पढ़ना था। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन है, दिस प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, एन की जगह यहाँ पे n माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन है। फर्दर कैलकुलेट किए तो दिस इंटू दिस, n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे तो टू लिखा गया, प्लस देखिए यहाँ से फोर इंटू टू एट, और नीचे एन स्क्वायर इंटू एन क्यूब ना, और यहाँ से सिक्स था नीचे में, ऐसा कुछ। n माइनस वन यहाँ लिख दिए, ये n हो गया यहाँ पे टू एन माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, दैट जिसको सिंप्लीफाई की तो टू एन माइनस वन आ गया, ठीक है। अब हम लोग लिमिट की बात करें जो कि 11 का पोर्शन है। देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ दिस एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, और ऐसे केस में एनआर और डीआर दोनों में हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर 3 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू टू एन क्यूब ना, टू एन क्यूब, तो ऊपर और नीचे n का हाईएस्ट पावर सेम हो तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, तो टू एन क्यूब एन क्यूब का कोफिशिएंट टू यहाँ से आएगा, तो 8 इंटू टू, राइट, और डिनोमिनेटर में 6 है। तो इस तरीके से इसको इवेलुएट किया हम लोग। तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, वैसे इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कैसे इवेलुएट किए हैं, तो ये चीज आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ई टू द पावर 2x फ्रॉम 0 टू 4 एज द लिमिट ऑफ ए सम। एज द लिमिट ऑफ ए सम, तो फर्स्टली हम लोग को फॉर्मूला लिखना होगा, एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम a टू b इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टाइम्स एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन एफ ए प्लस n माइनस वन इंटू एच एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेयर h इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n, राइट। इस क्वेश्चन की बात करें, इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ई टू द पावर 2x, लोअर लिमिट a इक्वल टू 0, अपर लिमिट b इक्वल्स टू 4, सो h इक्वल्स टू 4 माइनस 0 बाई n एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। अभी ये चीज अब यहाँ पे पुट करते हैं, a का वैल्यू पुट करेंगे, फर्दर इवेलुएट करेंगे, फिर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके पहले क्वेश्चंस को फार्मूला से कंपेयर किए थे, तो ये एफ एक्स था, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4, h इक्वल टू 4 बाई एन एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ h इंटू f0 प्लस h, दैट इज एफ एच, f0 प्लस 2h, इट मीन्स f2h एंड सो ऑन f n माइनस वन इंटू h। f0 ये हम लोग का f x है,
इसमें x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 1, तो ये f0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1। fh का वैल्यू h प्लस e टू दी पावर 2h, f2h रखेंगे तो यहाँ पे 2h प्लस e टू दी पावर 4h, राइट। वैसे ही fn माइनस 1 इंटू एच निकालेंगे तो यहाँ पे x इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू एच प्लस e टू दी पावर 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू एच हो जाएगा, राइट। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये nth टर्म्स है हम लोग का। nth टर्म्स ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, थर्ड है तो n2, तो ये nth टर्म्स। अब प्रतीक में क्या है, सीरीज को हम लोग को देखना है। देखिए यहाँ से इसमें h, 2h, 3h एंड सो ऑन n माइनस 1h। तो प्रतीक में से यदि h को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 1 बचेगा, राइट। इसमें से 2 बचेगा, नेक्स्ट वाले से 3 बचता एंड लास्ट वाले से n माइनस 1, ठीक है। इसके बाद देखते हैं e का पावर यहाँ 2h है, तो इस 1 को अभी तक हम लोग कंसीडर नहीं किए, इस 1 को मैंने यहाँ लिखा है, राइट ना। h बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिस, तो ये 1 यहाँ पे आ गया, 1 प्लस e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर 4h एंड सो ऑन e टू द पावर 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू h। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ से अगर हम लोग लेते बेसिकली फर्स्ट सेकेंड यहाँ से कंसीडर करते तो n माइनस 1 टर्म्स, लेकिन जब इसको इंक्लूड करेंगे तो n टर्म्स। तो यहाँ पे ये दिस मीन्स ये टोटल n टर्म्स है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट ना। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, ये सीक्वेंस इन सीरीज का कंसेप्ट है, ये समझना होगा आपको। प्लस अब यहाँ पे ये जीपी का सीरीज है ना, ये जीपी में है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस करेंगे, दिस बाय दिस या दिस बाय दिस करोगे, T2 बाई T1, T3 बाई T2 या T4 बाई T3 करेंगे तो e टू दी पावर 2h, कॉमन रेशियो e टू दी पावर 2h होगा, फर्स्ट टर्म 1। तो Sn का वैल्यू यहाँ पे a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। फर्दर देखिए इसमें h इक्वल टू 4 बाई n मैंने रख दिया है, n माइनस 1 और ये n बाई 2 प्लस 2nh यहाँ हो जाएगा ना, 2nh e टू द पावर 2nh माइनस 1 बाई दिस। अब यहाँ से देखिए h का वैल्यू यहाँ पे ऐसे मैंने रखा है, और फर्दर अगर ब्रेक करेंगे आप तो यहाँ से देखिए 16 बाई 2, यहाँ 8 मैंने कर लिया और ये n प्लस h इक्वल्स टू 4 बाई n, सो nh इक्वल्स टू 4 होगा, सो 4 इंटू 2 दिस इज 8 e टू द पावर 8 माइनस 1 बाई, अब यहाँ पे h का वैल्यू 4 बाई n, तो 2h है तो 8 बाई n हो जाएगा माइनस 1 इंटू 4 बाई n, ये दोनों के साथ मल्टीपल होगा ना बच्चों, तो इसको 4 बाई n से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख लिए, और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 बाई n मैंने लिखा है, राइट। अब इसके बाद इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर देखें तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और हाईएस्ट पावर दोनों में सेम, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 8 यहाँ पे 1, 8 बाई 1 8, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू मैंने 8 लिख दिया, राइट। प्लस इसकी बात करें तो ये n से फ्री है, तो 4 टाइम्स e टू द पावर 8 माइनस 1, ये एज इट इज मैंने रहने दिया क्योंकि n से फ्री है। डिनोमिनेटर का लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट ऑफ e टू द पावर 8 बाई n माइनस 1, बेसिकली लिमिट में ये फॉर्मूला था हम लोग के लिए, लिमिट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 बाई x एज x टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1, राइट। तो जो पावर है वो रेसिप्रोकल में एंड पावर टेंड्स टू 0, राइट नो। x का वैल्यू 0 करेंगे तो 1 माइनस 1 e टू द पावर 0, 1 माइनस 1 0 बाई 0। तो ये फार्मूला को देखते हुए जो पावर है वही यहाँ पे रेसिप्रोकल में एंड पावर टेंड्स टू 0, तो पावर 8 बाई n है और n इन्फिनिटी है तो 8 बाई n 0 हो जाएगा, पावर 0 चला गया, तो जो पावर था वो यहाँ पे मैंने फॉर्म किया, राइट, 8 बाई n, पावर 8 बाई n है तो रेसिप्रोकल में 8 बाई n लिखेंगे। तो है क्या, ऑलरेडी यहाँ देखिए
ये जो n दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, इस n को आप 1/n भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8/n मतलब 8/n, n बेसिकली ऊपर ही है 1/n का पोर्शन। ये 1/n को मैंने यहाँ एडजस्ट किया कैलकुलेशन स्टेप, 8 एक्स्ट्रा किए हैं तो कैंसिल करने के लिए मैंने 8 कर लिया, राइट। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये फंक्शन ये इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन का लिमिटिंग वैल्यू 1, इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। तो 8 + 4 टाइम्स e⁻8 - 1 बाई 1 × 8, ये 1 हो गया और ये 8 यहाँ पे, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। तो 4/8 2 ना, तो दिस बाई 2 एलसीएम लेंगे तो 8 × 2 16 प्लस दिस माइनस 1, तो 16 - 1 15 प्लस e⁻8/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, और इसको देखते हुए आप लोग एक्सरसाइज 7.8 को भी बना सकते हैं। 7.8 तो ये हम लोग का होमवर्क हो गया, राइट। होमवर्क 7.8, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, 12th बोर्ड। ये आपका होमवर्क है 7.8 एनसीईआरटी, है ना। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में। उस कैलकुलेशन पे कमांड करना होगा, लर्न करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखें हैं, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ तो इसमें मिस्टेक होगा, तो ये सही है या नहीं, इसको आप सिंपल इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन बाय द वे अगर ये निकालना है तो x का इंटीग्रेशन x²/2, इसका इंटीग्रेशन e⁻2x/2, राइट ना। अब इसका इंटीग्रेशन निकल गया, अब लिमिट पुट करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो ये आप साइड में निकाल लीजिए, फिर इससे मैच कर लीजिए, समझ में आया। इसका इंटीग्रेशन x²/2 प्लस e⁻2x/2 हो गया इंडेफिनिट, अब लिमिट पुट कर देंगे तो डेफिनिट मिल जाएगा। तो इस आंसर को इससे मैच करके आप देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये हम लोग का क्लास ओवर होता है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।